Okay, so hello people. Now we have to cover the differentiation strategies. तो हम पढ़ रहे हैं माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी, जिसमें कि स्ट्रेटजी नंबर 2 है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था जब हम बात कर रहे थे अबाउट दिस टॉपिक इन द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनरिक स्ट्रेटजीज। तो मैंने आपको बताया था चीज़ें कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम बायर के जो शौक होते हैं उनको पूरा करते हैं, उनकी जो यूनिक प्रोडक्ट्स को लेके उनकी नीड्स होती है उनको फुलफिल करते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, एक प्रीमियम प्राइस देते हैं। और यहाँ पर हमारे बायर्स कैसे होते हैं, बायर्स होते हैं रिलेटिवली इनसेंसिटिव। मतलब अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप के बायर से कंपेयर करूं तो यहाँ पर कैसे बायर्स होते हैं, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स होते हैं। ओके तो यही बात जो है यहाँ के इस फर्स्ट नंबर पॉइंट में मीनिंग में कवर्ड है। वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट। So it involves producing the unique products, charging the premium price, and targeting the relatively, what is relatively price sensitive buyers. Is that clear? तो कैसा है ये? The point is, it is giving us the opportunity to have our own needs to be fulfilled. अब उसने बोला दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स, अगर आप चाहते हो कि अब ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव बने तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चीजें चाहिए विच इज अ केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड ऑब्लिक प्रेफरेंसेस। क्योंकि आप उनके शौक को पूरा करने के लिए जा रहे हो, आप उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हट करके उनको चाहिए। Then next, creating the customer loyalty by offering the special features। और फिर आप जो स्पेशल दे रहे हो उससे आपको कस्टमर का जो लॉयल्टी है उसको खरीदना चाहिए, ताकि आप उसको मार्केट में अच्छे खासे लोगों तक पहुंचा सको, क्योंकि आप फोकस करते हो ऑन द ब्रॉडर मार्केट। चलिए अब हम बात करते हैं दिस थिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये। सबसे पहले चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस। भैया पैसे दो, काम लो, पैसे दो, प्रोडक्ट लो, मतलब प्रीमियम प्राइस दो तो जाके आपको क्या मिलेगी, इम्प्रूव्ड सर्विस मिलेगी, ग्रेटर कन्वीनियंस मिलेगा और मोर फीचर्स मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने किसी सब्जी वाले को बोला कि भैया मुझे तो है तो रोज रोज यहाँ पे दरवाजे पे दे देगा सामान, तो यू नो दैट द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस वुड बी एडेड टू दैट डिलीवरी। ओके चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्या बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से क्या करती है, डिफर करती है। सबसे पहला है आप जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ नया ला सकते हैं। सेकेंड इज लोकेशन एडवांटेज, आप उनको लोकेशन का एडवांटेज दे सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि आप घर बैठ के पढ़ाई करो, तो क्या दे रही है आपको, लोकेशन का एडवांटेज दे रही है। ठीक है, या फिर नेम का रिकॉग्निशन है, वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है कि गुडविल इतनी है, आपका ब्रांडिंग इतना है, या फिर कस्टमर लॉयल्टी, वो भी हो सकता है। मान लो जैसे मेरे साथ है, अब बच्चे पढ़ते हैं, मेरे से पता होता है कि मैं सही पढ़ाती हूँ, और ये भी पता होता है कि मेरा रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स जिनसे आप ये पढ़ रहे हो ये कितने ज्यादा वर्थ इट है। पैन इंडिया बेसिस पे कोई भी फैकल्टी इस टाइम पे हैंडमेड नोट्स जो है नहीं देता है, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। और साथ ही में जो बच्चे होते हैं मुझसे अपने डाउट्स पूछ पाते हैं, खुली किताब हूँ मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कस्टमर की लॉयल्टी मैंने गेन की है, तो मैं इस बेसिस पर भी अपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हूँ। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। अगर कस्टमर को अगर आपको कस्टमर को आपकी जो प्रीमियम चार्जेस है वो भी अगर आइडियल वैल्यू लगती है कि नहीं, हाँ बात तो ठीक है, देखो हम भले ही 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं बट वी आर गेटिंग द सर्विस, दैट एक्स्ट्रा सर्विस ऑल्सो, जो कि उनको आइडियल वैल्यू लग रही है, तो वो देने को, खर्च करने को राजी हो जाएंगे। ओके चलिए, इसका न्यूमेरिक मैंने दे रखा है पीओपी। ओके वैसे मुझे पीओपी से ना एक चीज याद आ रही है, एक था कार्टून था एक, बॉब, B-O-B, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैंने वैसे याद करने का टेक्निक लिख दी, सेम एज कॉस्ट लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हमारे सेम ही है। सबसे पहला खतरा यही कि अगर हमने डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट को डाला, वो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बगल वाले ने भी डाल दिया, वो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बगल वाले ने भी डाल दिया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ।
नेक्स्ट इज बायर में शिफ्ट टू द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमने कहा बायर को चाहिए ही नहीं, उनकी कुछ ख्वाहिशें ही नहीं है, जो मिल रहा है वो उसमें खुश है, उनकी कुछ ख्वाहिशें नहीं है, और वो लोकेशन के बेस को टेंशन नहीं ले रहे, नेम रिकॉग्निशन ब्रांड पे नहीं जा रहे, सो दे आर वेरी हैप्पी विद द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, और यू कैन से द लो वैल्यूड प्रोडक्ट। तो उस केस में ये जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी। एज आई मेंशन दैट इसके हमारे पास में कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि डिसएडवांटेज क्या होगा। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, इन द लॉन्ग रन, मतलब मैं अगर ज्यादा दिन की बात करूं, जैसे ज्यादा देर टाइम की बात करूं, 5 से 6 सालों में कॉम्पिटिटर्स जो क्या है मार्केट में है वो क्या कर सकते हैं, मेरी यूनिकनेस को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो जो मेरी यूनिकनेस है शायद वो खत्म हो जाए, तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, बायर्स में शिफ्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दोनों वही वाले पॉइंट है मैम, रिस्क वाले। हाँ जी, दोनों रिस्क वाले पॉइंट हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बोला कि आप मुझसे रिकॉर्डेड क्लासेस लो, ठीक है, पेन ड्राइव लो, गूगल ड्राइव लो, कुछ भी लो, मैं आपको एक डिफरेंशिएटिंग फीचर दे रही हूँ कि आप मेरी क्लास में कभी भी मेरे को 1-to-1 फेस पे आके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ विद द वीडियो ऑन एंड द ऑडियो ऑन आप आके मुझसे मेरी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे मेरा आने की वेट करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के 2 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या दिया, मैंने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिया अपने प्रोडक्ट के साथ में। बट मान लो वो बच्चे कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं, मैम हमें चाहिए नहीं, मतलब दे आर नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग, तो फिर क्या ही कर लोगे ना, राइट। सो इफ द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। मैंने बोला इस वाले पानी में मिनरल ज्यादा है, भैया ऐसा है प्याज बुझानी है पानी दे दो, मिनरल्स की बात मत करो। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वहां पर कामयाब नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेजेस के लेके उसने बोला कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी रिमेन प्रॉफिटेबल है, चाहे मैं उसका कितना ही टेस्ट कर लूं। 5 बातों पे टेस्ट कर लेता हूं और तब भी मुझे पता चलेगा कि ये भी प्रॉफिटेबल है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट थिंग अबाउट द राइवलरी। कहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो तो क्या है, वो तो डिफरेंशिएटेड है, पहली बात। और जो डिफरेंशिएटेड है ना वो किसी की भी बेसिस पर हो सकता है, जैसे कि पीओपी में से कोई सा भी हो सकता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज, मेरी ब्रांड का गुडविल, मेरा डिफरेंशिएटिंग फीचर, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि भाई राइवलरी की माँ की आंख, कैसे कर लेंगे वो हमसे हमारे कस्टमर्स को जुदा, आएंगे कस्टमर हमारे द्वार के अंदर ही। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज हमने बोला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में हमने कहा जो हमारे पास प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स है वो तो नेगोशिएट नहीं करते, वो तो उल्टा इस पर्सपेक्टिव से आता है कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी हैं, बट हमें प्रोडक्ट जो है ना अपने मतलब का चाहिए, हमारा सूट जो है ना बढ़िया सुंदर सा होना चाहिए, लाइक दैट। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दे रहे हैं और क्योंकि कस्टमर्स भी प्रीमियम प्राइस पे करने को रेडी है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तुम टेंशन बनाओ, हम क्यों टेंशन बनाए। नेक्स्ट इज योर एंट्रेंट। जो न्यू हमारे इंडस्ट्री में जो न्यू एंट्रेंट आएगा उसके बारे में उसने बोला कि एंट्रेंट को लेके भी टेंशन है। हमने बोला भाई बात ऐसी है, जो नया वाला एंट्रेंट है, जो भी कंपनी जो भी इंडस्ट्री में आएगा वो हमारे प्राइस पे आकर शायद वो फीचर्स ना दे पाए, है ना। मैं आपको वो फीचर दे रही हूँ और एक कोई नया नवेला फैकल्टी है वो आके आपको ये फीचर दे रहा है कि क्लास में आके आप डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर आप हमारी पेन ड्राइव भी लेते हो, तब भी आप किसको चूज करोगे, मुझे चूज करोगे ना, ठीक है, राइट, लाइक दैट। नेक्स्ट इज और लास्ट पॉइंट इज द सब्स्टिट्यूट। उसने बोला सब्स्टिट्यूट ऑल्सो कांट रिप्लेस बिकॉज ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी और यू कैन से दैट एनी अदर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स फ्रॉम द POP। तो hence we are done with the advantages and disadvantages। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज में हमने पढ़ा क्या, मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इसमें होता क्या क्या है। बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है कि बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग क्या क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। फिर हमने रिस्क पढ़े, फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ा और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर हमने क्या पढ़ा, डिसएडवांटेजेस। ओके
चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रेटजी विच इज अ फोकस स्ट्रेटजी। मैंने आपको फर्स्ट ही टाइम बता दिया था कि माइकल पोर्टर्स ने हमारे सामने रखी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड द फोकस स्ट्रेटजी। नाउ वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल अबाउट द फोकस स्ट्रेटजी। जब मैंने आपको मीनिंग बताया था जेनेरिक स्ट्रेटजी का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने मीनिंग क्लियर किया था अबाउट द फोकस स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स को फुलफिल करते हैं, विच मीन्स फुलफिल द नीड्स ऑफ द नैरो मार्केट। एंड इसमें लोग कैसे होते हैं, व्हाट अबाउट द बायर्स, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप में बायर्स कैसे होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। हमारे डिफरेंशिएशन में बायर्स कैसे होते हैं, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। बट यहाँ पर हमारे कस्टमर्स, यहाँ पर हमारे बायर्स कैसे होते हैं, यहाँ पर हमारे बायर्स होते हैं जिनकी नीड दूसरों से काफी अलग होती है, रिलेटिवली डिस्टिंक्टिव नीड। मतलब कि जैसे हमारे ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये लोग कहाँ हमारे सोसाइटी का पार्ट है भैया, ये तो अलग ही सोसाइटी है ना, अलग ही दुनिया है ना, इनकी अलग ही मार्केट है ना। तो ये फोकस करता है ऐसे लोगों की नीड्स और प्रेफरेंस को फुलफिल करने के लिए जिनकी नीड जो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी, इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर्स whose needs and preferences are distinctively different, मतलब दूसरों से काफी अलग है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट, डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसने बोला कि फोकस स्ट्रेटजी इफेक्टिव कब होती है, हमने पढ़ा कि कॉस्ट लीडरशिप कब इफेक्टिव होती है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन कब इफेक्टिव होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये फोकस वाली स्ट्रेटजी कब अलग होती है। कहते हैं फोकस वाली कब सक्सेसफुल होएगी, जब हमारे पास में ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी क्या है, डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस हैं, दूसरों से काफी अलग इनकी प्रेफरेंसेस हैं। और फर्दर जब जो है मिडियम साइज और स्मॉल साइज फर्म जो है वो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अपना रही होंगी ना, उस टाइम पे हमारे को मौका है कि हम नैरो मार्केट के बारे में फोकस कर दें और उसके बारे में एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लॉन्च कर दें। ओके, फिर उसने बोला सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री सेगमेंट। उसने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आप फोकस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करो और उसके बाद में सक्सेसफुल बनो, तो आपको क्या चाहिए कि इंडस्ट्री सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इट इज ऑफ द सफिशिएंट साइज। हमने कहा छोटी, हम ना नैरो स्कोप रखते हैं, हमारा ना निश सेगमेंट होता है यहाँ पर, है ना, नैरो कैटेगरी है, कुछ ही लोगों की हम नीड्स को फुलफिल कर दे, ग्रुप ऑफ पीपल की। तो उसने बोला कि ये ग्रुप जो है ना इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जिससे हम जो है ना कुछ कमाई नहीं पाए। सो इट शुड बी ऑफ द सफिशिएंट साइज, हैज अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखनी होनी चाहिए। एंड उसकी जो सक्सेस है, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। सक्सेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि अगर किसी और से आपका कंपटीशन हो गया तो उसका मतलब फिर आप नैरो पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप नैरो मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हो, फिर सीधी साफ सी बात है। ओके, नेक्स्ट इज द रिस्क। बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में कुछ रिस्क है, बात करें तो कॉस्ट में भी कुछ रिस्क है। अब हमें बात करनी है कि फोकस जब लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क है। उसने बोला अगेन एक रिस्क है इमिटेड। हमने तो फोकस किया एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर सोसाइटी पे, दूसरे ने भी करना शुरू कर दिया, तीसरे ने भी करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब चाहे बात करो कॉस्ट की, चाहे बात करो डिफरेंशिएशन की, चाहे बात करो फोकस की, इमिटेशन का टेंशन तो हमेशा है, कॉपी तो कोई भी कर सकता है। फर्दर वो कह रहे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं टू द प्रोडक्ट विच इज डिजायर्ड बाय द मार्केट एज अ होल। मतलब कि अब ऐश्वर्या राय खुद ही कह रही है, दीपिका पादुकोण खुद ही कह रही है कि भैया मैं तो तुम्हारी तरह नॉर्मल गाड़ी में जाऊंगी, मारुति में जाऊंगी, होंडा में जाऊंगी, मैं तो मतलब दुनिया का ये सब कुछ छोड़ के, मोहमाया छोड़ के, मैं तो सब ऐसे ही रहूंगी, तुम्हारे जैसे ही रहूंगी। तो फिर नहीं करोगे यूज अपने चार्टर प्लेन्स का, तो फिर बात ही खत्म ना, बात ही खत्म। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाउ टू अचीव द फोकस स्ट्रेटजी। हाउ टू अचीव द फोकस स्ट्रेटजी। उसने कहा फोकस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक एरिया कौन कौन से हैं जिनको कि कॉस्ट लीडरशिप ने या फिर कॉस्ट लीडर्स ने और डिफरेंशिएटर्स ने जो है अभी तक नहीं देखा। क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई मार्केट का ऐसा सेगमेंट है जहां पे ऑलरेडी कॉस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंशिएटर्स बैठे हुए हैं, तो फिर आपको तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है।
तो आपको अपना स्पेसिफिक एरिया चुनना पड़ेगा कि क्योंकि आपने बात करी अबाउट दी फोकस स्ट्रेटजी, जो कि फोकस करते हैं कुछ ही लोगों के ऊपर, तो आपको वो एरिया भी बताना पड़ेगा कि आप उसके किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाह रहे हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं जो हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मेरा स्पेसिफिक एरिया मैं चुनती हूँ ऐसे लोग, मान लो जो कि बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पास नहीं हो पाते हैं, जो कि रह जाते हैं एंड उनका कॉन्जिक्यूटिवली काफ़ी अटेम्प्ट हो जाते हैं, 6 से 8 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने क्या किया, आई हैव टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एरिया। तो अब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, मैं उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। और बताती हूँ, जैसे मान लो आपकी हर साल अमेंडमेंट आती है, बिल्कुल मैम आती है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अमेंडमेंट बैच दिया, मैंने क्या किया, अमेंडमेंट बैच दिया। तो ये बैच किसके लिए होगा, क्या सबके लिए होगा, क्या सबके लिए होगा, नहीं, ये ऐसे ही बच्चों के लिए होगा जो कि पिछले टर्म में पास नहीं हुए, जिनकी नीड्स क्या है, डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पूरा पूरा बैच नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अमेंडमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स चाहिए। तभी मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज करी, फोकस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी। अब उस फोकस स्ट्रेटजी के लिए क्योंकि मैंने स्पेसिफिक एरिया को चुना है, तो मुझे चाहिए होगी बढ़िया से सुपीरियर स्किल्स, ताकि मैं मार्केट में उसको सर्व कर सकूं। क्योंकि देखो, अगर आपके प्रोडक्ट कुछ चंद ही लोग ले रहे हैं, आप नैरो मार्केट को सर्व कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो भैया नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज डेवलपिंग द इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सो वैल्यू चेन के रिस्पेक्ट में उसने बोला कि आपको नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे कि आप जो है इनोवेशन कहाँ से लेके आते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। हमारे पास 2 तरीके की फोकस स्ट्रेटजी है। फर्स्ट इज द फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड सेकंड इज द फोकस डिफरेंशिएशन। ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। फोकस कॉस्ट लीडरशिप का मतलब यह है कि हम नैरो मार्केट में हमेशा नैरो मार्केट में रहेंगे। देखो यहाँ भी नैरो है एंड यहाँ पर भी नैरो है। जब हम नैरो मार्केट में सस्ता देते हैं उसको बोलते हैं फोकस कॉस्ट लीडरशिप। जब हम नैरो मार्केट में सस्ता देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। और जब हम नैरो मार्केट में कुछ डिफरेंशिएट फीचर के साथ देते हैं उसको बोलते हैं फोकस डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, फोकस डिफरेंशिएशन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि मान लो अमेंडमेंट्स आते हैं। अब जैसे अमेंडमेंट है, मैंने अमेंडमेंट का जो बैच है, मैंने कहा 1 रुपए में अमेंडमेंट का बैच, तो मैंने फोकस कॉस्ट लीडरशिप अपनाया, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि बैच जो है वो है एग्जाम्पल वर्थ रुपीज, एग्जाम्पल 500 रुपीज। मैं आपको चार्ज तो कर रही हूँ, अच्छा खासा प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही हूँ, बट मैंने बोला कि इसमें जो है मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स या फिर आपके जो क्वेश्चंस है या फिर जो आपके पास्ट के क्वेश्चंस है मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। और तो और मैं आपकी कॉपीज जो है, आप फेल हो गए, मैं आपकी कॉपीज भी चेक करूंगी। तो आई एम गिविंग सम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, है ना, बट इन द नैरो मार्केट। सो दैट आई कॉल इट एज अ फोकस डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सिर्फ 2 के लिए पॉइंट्स है। राइवल एंड न्यू एंट्रेंट फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट। ऑब्वियसली फोकस लगाना हर किसी के बस की नहीं है। ओके, डिफिकल्ट टू कम्पीट, इसीलिए हमारे पास में चाहे राइवलरी फर्म हो चाहे वो न्यू एंट्रेंट, वो हमारे फील्ड में आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में बोला कि ऐसी फर्म जो कि इन लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी को अपना नहीं सकता। ऑब्वियसली अब हर किसी के बस की नहीं है ना कि कॉपीज को चेक करके उनको भेज दे। हर किसी के बस की नहीं कि एक एक कॉपी का एक एक लाइन पढ़ के उसके बारे में पर्टिकुलर स्टूडेंट को सामने बिठा के बताए, नहीं टाइम है किसी के पास में ना। तो ऐसी फर्म्स जो कि सच में कुछ जो कि डिस्टिंक्टिवली कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इस फोकस स्ट्रेटजी को नहीं अपना सकती। फिर उसने बोला कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, शायद कई बार लोग जो है आपका चीजें नहीं ले। एंड इन द लॉन्ग रन मार्केट कैन बी टेकन ओवर। जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आप जो कर रहे हैं, अगेन उस इंडस्ट्री में आगे सारे लोग टपक जाए, तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे कंपिटिटर्स आ जाए एंड आपको टेंशन हो
जाए. सो दिस वॉज अबाउट द फोकस स्ट्रैटेजीज. तो हमने इसमें काफी पॉइंट्स कवर किया. आई होप यू आर नाउ कवर्ड विद द पॉइंट्स एंड आई विश दैट यू शुड ऑलवेज डू द ICAI क्वेश्चंस. मैं आपको अगेन बता देना चाहती हूँ, इसी वाले क्वेश्चन पर बेटा, इसी वाले स्ट्रेटजी पर नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था. दैट वाज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन. एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप जाइए फटाफट स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर कीजिए और आप देखिए कि आप क्या सही स्ट्रेटेजी लगा पाते हैं या नहीं. अगर लगा पाते हैं तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने सही जगह से क्लासेस ली है और आप रेडी है एग्जाम्स को लिखने के लिए. थैंक यू सो मच.